डायग्राम बनाकर हमने लास्ट टाइम आपको थोड़ी सी इसकी आउटलाइन बताने की कोशिश की थी कि जब हमारे पास बहुत सारे लिक्विड्स मिक्सचर की सूरत में हों और हम ये चाहें कि उन लिक्विड्स को अलहदा किया जाए, तो केमिस्ट्री के पास जो टेक्निक है वो कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने कल आपको ये बात बता दी थी कि हम मुख्तलिफ लिक्विड्स को अलहदा करने के लिए सबसे पहले अपने पेट्रोलियम को हीट करके वेपराइज करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑफ एट अबाउट 400 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर उसके बाद उसे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेजते हैं। एक बहुत ह्यूज टावर होता है जिसमें ये वेपर्स तेज़ी से ऊपर की तरफ राइज करते हैं, और जितनी जितनी तेज़ी से ऊपर उतरते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, यहाँ पहुँचते जाते हैं, इनका टेम्परेचर कम होता जाता है। और इस दौरान में जिस जिस वेपर का जिस जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आता जाता है, वो लिक्विड बनकर अलग होता जाता है। तो हमें सिर्फ ये डिटेल आपसे शेयर करनी थी कि कौन कौन सी मशहूर फ्रैक्शंस पेट्रोलियम से हम मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर हासिल करते हैं। ये याद रहे कि पेट्रोलियम ज़्यादातर मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। इसमें कहीं-कहीं ऑक्सीजन और सल्फर के कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन इट्स मोस्टली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और इसका मतलब एल्केन, एल्कीन, अल्काइन बेसिकली। और इनमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे-जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसका मतलब है वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद कम है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से कम बॉइलिंग वाले कंपाउंड हमें फ्रैक्शनेटिंग टावर के टॉप पर मिलेंगे। और तो ये एक छोटा-सा चार्ट आपसे शेयर करना है। तो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम फॉलोइंग important fractions can be obtained। लफ्ज़ फ्रैक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन छोटे मिक्सचर्स के लिए जो पेट्रोलियम के बड़े मिक्सचर से हम अलग करते हैं। तो ये जहन में रखिएगा, ये सारी फ्रैक्शंस जिसके हम आपका चार्ट की सूरत में जिसके बारे में हम आपसे अभी शेयर कर रहे हैं, ये खुद भी छोटे-छोटे मिक्सचर हैं। पेट्रोलियम में अगर सैकड़ों कंपाउंड हैं, तो इन मिक्सचर्स में 10-10, 20-20, 25-25 कंपाउंड ज़रूर होंगे। इनमें से कोई भी प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले एक कॉलम जिस तरह बुक ने किया है वही काम कर रहे हैं कि बॉइलिंग रेंज, जैसा कि मैंने कल डायग्राम में आपको बताया था कि मुख्तलिफ टेम्परेचर जोन बनते हैं एट डिफरेंट हाइट्स ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और उसमें एक पर्टिकुलर रेंज का बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले कंपाउंड्स का मिक्सचर अलग होता है। ऐसे मैंने एग्जांपल में कहा था कि सबसे बॉटम पर 4 से 450 के दरमियान जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट होगा या जिन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होंगे, फिर 350 से 400, फिर 400 300 से 350 ऐसे। तो यहाँ हम उस बॉइलिंग रेंज का तस्करा कर रहे हैं, वो 50-50 की भी हो सकती है, उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। द फर्स्ट कॉलम इज बॉइलिंग रेंज। सेकेंड कॉलम जो मिक्सचर हमें मिलेगा उनमें रफली कितने कार्बन एटम्स होते हैं, क्योंकि ये बात तय है कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और ये है असल चीज़, जो हमारा फ्रैक्शन है उसकी नेचर और इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले वो सारे कंपाउंड्स जो पेट्रोलियम में थे और उनका बॉइलिंग पॉइंट बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का सिंपल मतलब है कि वो गैसेस थी। रूम टेम्परेचर पर वो गैसियस स्टेट में होंगी। जब जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 पर आ जाएगा, यानी जो 20 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते बॉइल होगा, तो वो जाहिर सी बात है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो गैस ही होगा ना। तो ये वो गैसेस हैं जो पेट्रोलियम में
डिसॉल्व हुई थी। हीट करते ही चार कार्बन, रफली स्पीकिंग ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा चार कार्बन हो, वो आमतौर पर गैसियस स्टेट में होते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तो कंफर्म है। अल्कीन के लिए इवन इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन भी गैसेस हैं, इथाइन और ब्यूटाइन भी गैसेस हैं, प्रोपाइन ब्यूटाइन भी गैसेस हैं। तो ये लिक्विड ये फ्रैक्शन अलग हुई, और इसके लिए हमने कहा यही कि ये कौन है, ये है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में यही थे ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो यहाँ से भी मिलते हैं। तो ये नेचुरल गैस है। इसमें ब्यूटेन भी शामिल है जिसको हम बॉटल्ड गैस कहते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये यहाँ इसका तस्करा बुक में भी आ गया। और इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल है पेट्रोकेमिकल्स। भाई फ्यूल तो ये है ही, और इसकी मदद से हम बहुत सारी और चीज़ें बनाते हैं। तो हर वो कंपाउंड जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से हासिल होता है वो पेट्रोकेमिकल्स कहलाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स में ये इस्तेमाल होते हैं। ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पर इन्होंने हमसे कहा कि वो तमाम कंपाउंड जिनकी बॉइलिंग रेंज 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, और इनमें कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 कार्बन होते हैं। और पहली बात, ये हाइड्रोकार्बन नहीं, इनमें ऑक्सीजन भी होता है, और ये अमूमन ईथर होते हैं। याद है ना अब आपको ईथर भी? तो इनका नाम ही यही है कि ये है पेट्रोलियम ईथर। और ये पेट्रोलियम ईथर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉल्वेंट है। तो ये भी एक काम की चीज़ हो गई। इसके बाद हमने आपसे कहा कि अगर हमारी फ्रैक्शनल रेंज, बॉइलिंग रेंज जो है वो हो 60 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 60 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास वो कंपाउंड्स आएंगे जिनमें कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 कार्बन। अब ये कौन है? इनको भी हम सॉल्वेंट के तौर पर ही खैर इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रुप कहलाता है लिग्रॉइंस। अब ये कुछ अनकॉमन सा नाम है आपके लिए ख़ास तौर पर, लिग्रॉइंस, और इसको नेफ्था भी कहते हैं। इवन दिस वन इज़ नॉट आई थिंक सो कॉमन फॉर एनी वन ऑफ यू। बहरहाल मैं बता देता हूँ, नेफ्था बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लाइफ ज़बरदस्त इनके फीड स्टॉक माने जाते हैं। फीड स्टॉक से मुराद वो सब्सटेंसेस जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल में होते हैं। यानी ये वो पर्टिकुलर कंपाउंड है जो शायद खुद डायरेक्ट किसी बड़े काम में इस्तेमाल ना हो, मगर इनकी मदद से बहुत से ऐसे कंपाउंड बनाए जाते हैं जो हमारी डेली लाइफ में या इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में बहुत ऊंचे दर्जे पर हैं। तो ये एक तरह से रॉ मटेरियल के तौर पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, नेफ्था या लिग्रॉइन। और बुनियादी तौर पर लिक्विड होने की वजह से ये सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये थोड़े से खास तौर पर ये नंबर 2 और 3 पे जो है थोड़ा सा हाथ हल्का, मतलब जाहिर सी बात है आप इससे इतना अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। पहले वाले को अच्छी तरह जानते हैं। सीएनजी गैसेज है भैया, नेचुरल गैस से नहीं समझ में आ रहा हो तो सीधा सीधा बता दूं, ये वो फ्यूल है जिसे आज कल आप सीएनजी गैसेज कहते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी का मतलब। तो ये तो हमारा, हम सब की लाइफ डायरेक्ट एफिलिएशन रखता है। अच्छा, अब पेट्रोलियम ईथर ऑफ लिग्रियॉन्स जरा इंडस्ट्रियल टर्म है तो उससे शायद हम इतने ज़्यादा वाकिफ नहीं, लेकिन है तो ये भी बहुत है। लेकिन भाई जिसके लिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का असल मेन बादशाह है, वो अब आ गया, और वो है वो तमाम हाइड्रोकार्बन्स, ये जिनकी बॉइलिंग रेंज 40 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो अब आप कह सकते हैं
कि जो हमने इससे पहले पढ़े थे उसमें और इसमें बॉइलिंग पॉइंट की रेंज ओवरलैप हो रही है। भाई नंबर 2 पे 20 to 60 था और नंबर 3 पे 60 से 120, लेकिन वो दोनों जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा वाले हैं। उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, जैसे मैंने ईथर में भी आपसे कहा। ये है प्योर हाइड्रोकार्बन जिनकी बॉइलिंग रेंज 40 से 200 के बीच में है और जिनमें कार्बन एटम्स की रेंज 5 से 10 है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, अब याद रहे इसमें कोई ऑक्सीजन या कोई और एलिमेंट नहीं आ रहा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 कार्बन हो, पहली बात वो लिक्विड हालत में होंगे, और इस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन को आप कहते हैं गैसोलीन, जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है पेट्रोल। पेट्रोल और गैसोलीन एक ही चीज के दो नाम है, बताने की जरूरत ही नहीं कहाँ इस्तेमाल होता है। क्या ख्याल है? इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्यूल, है ना, जिसकी कीमत पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, बल्कि पूरी दुनिया में ही होता है, कीमत बढ़ने से समझो सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो कहने को ये हमारी गाड़ियों में और हमारे व्हीकल्स में चलने वाला, इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है। सिर्फ वाहिद तो नहीं है ना, ट्रक्स में और बसेस में तो डीजल भी डलता है और डीजल इंजन से चलती हैं। और इसी तरह आपकी इत्तला के लिए जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाती है वो उतना ज़्यादा बड़ी चीज़ का फ्यूल बनता जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब डीजल अमूमन बसों और ट्रकों और बड़ी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल ज़्यादा होता है, छोटी गाड़ियों के भी डीजल इंजन होते हैं हमारा, लेकिन ज़्यादातर। और पेट्रोल अमूमन छोटी गाड़ियाँ जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। जेट जहाज या एरोप्लेन्स में जो फ्यूल डलता है वो केरोसिन ऑयल है, मट्टी का तेल, वो उसमें डलता है। तो ये सारे डीजल, मट्टी का तेल, पेट्रोल, ये तीनों हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल हैं और इन तीनों का ही अभी तज़किरा आने वाला है। तो इसमें पहला जो सबसे ज़्यादा जिसका नाम इस्तेमाल होता है बहरहाल वो पेट्रोल है, और वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्बन आते हैं। बॉइलिंग रेंज 40 to 200 है। मैं इसे ख़ास तौर पर बुक से कॉपी कर रहा हूँ और उसकी वजह ये है कि ये जो टेम्परेचर रेंज लिखी हुई है और ये जो यूजेस लिखे हुए हैं, ये सब हमें अपनी बुक वाले स्ट्रिक्टली याद करने हैं। अगर आपने इसे किसी और किताब से देखा तो आपको ख़ास तौर पर टेम्परेचर रेंज में थोड़ी बहुत वेरिएशन मिलेगी, ठीक है ना, ये अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर रेंजेस हैं। और इसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ तरीकों से उसे कोट कर देती हैं। तो हम स्ट्रिक्टली वही फॉलो करें जो हमारी बुक की है ताकि कन्फ्यूजन से बचें, ठीक है ना। वरना बच्चा कहेगा सर मैंने उस किताब में देखा तो टेम्परेचर ये दिया हुआ था, परेशान हो जाते हैं ये। अव्वल तो ये टेम्परेचर हमसे कहीं भी नहीं पूछे जाते और ये हमें याद नहीं करने, ये सिर्फ फिलहाल मैं रिकॉर्ड के तौर पर बता रहा हूँ। हमसे इम्तिहान में इससे अगर ब्लैंक पूछा जाता है, जो पूछा गया है, तो वो फ्रैक्शन का नाम और उसमें कार्बन एटम्स की तादाद, ये इम्तिहान में पूछा। टेम्परेचर रेंज असल में वो क्योंकि है भी अप्रोक्सीमेट, इसलिए वो अमूमन नहीं पूछी जाती। वो आप वैसे एक नज़र देखकर ज़हन में रह जाए आपकी अच्छी बात है, वरना वो उस पर मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप रट्टे लगाते फिरें। ये हो गई बात जनाब, ये सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन, मगर अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। 40 से 200 के बाद हमने कहा 175 से 325 टेम्परेचर रेंज पर हमें वो कंपाउंड्स मिलते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और जिनमें 12 से लेकर 18 कार्बन्स तक हो सकते हैं, और इसमें शामिल होता है केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल। ठीक है, और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है इन्होंने खास तौर पर आगे बता दिया। मैं ब्लू से इस्तेमाल लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे। जेट फ्यूल, एरोप्लेन का फ्यूल। इसके बाद हमने आपसे कहा कि ये आ गया टेम्परेचर तकरीबन 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा ओवरलैपिंग भी है, और इसमें भी कार्बन एटम्स की तादाद जो है वो 12 से ही शुरू हो रही है, लेकिन 18 तक की रेंज नहीं है। इट कुड बी मोर देन 18 एज वेल, सो C12 टू हायर। और इसमें शामिल है हर किस्म के ऑयल, गैस ऑयल, फ्यूल ऑयल और डीजल ऑयल। ये सारे लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं, यानी ऐसे लिक्विड्स जो
मुख्तलिफ किस्म की मशीनों में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन की मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यूँ समझ लीजिए दुनिया की हर मशीन में इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो इंजन है या कोई और है। तो अब ये सारे फ्यूल्स आ गए एंड देन वी हैव नो टेम्परेचर रेंज। अब ये सारे के सारे वो हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट हायर साइड पर हैं, तो इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ग्रुप ऑफ नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स, जो आसानी से इवेपोरेट नहीं होते, वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। उनमें अमूमन 20 या उससे ज़्यादा कार्बन होते हैं और ये बहरहाल लिक्विड फॉर्म में है और बड़े गाढ़े लिक्विड होते हैं और आसानी से बॉयल या वेपराइज भी नहीं होते। इनमें शामिल है रिफाइन मिनरल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीस, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल हैं। और फिर नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, यानी ये वो है जो आखिर में हमें सबसे नीचे बॉटम पे मिलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली सॉलिड होते हैं एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपने पेट्रोलियम में डिजोल्व हुए थे, जैसे ही आपने पेट्रोलियम के वेपर्स बनाए ये सॉलिडिफाई हालत में बिल्कुल बॉटम पर हमें मिलते हैं। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स हैं और इनमें भी कार्बन एटम्स की तादाद 20 या उससे ज़्यादा होती है। और इसमें ज़रा सॉफ्ट किस्म के सॉलिड हैं, इसमें शामिल है पैराफिन वैक्स, सॉलिड होते हुए भी बहुत सॉफ्ट होता है। एसफाल्ट, ना देखा कभी आपने। एंड तार, ये वही तार है कोल तार। तो कोल तार तो वहाँ लिक्विड के तौर पर था, ये सॉलिड की हालत में भी होता है तो उसको सिर्फ तार कहते हैं। तो ये ब्लैक कलर का ज़रा सॉफ्ट किस्म का सॉलिड होता है, जिसे मेल्ट करके बिल्कुल वैसा ही लिक्विड मिल जाता है जैसा कोल तार होता है। तो अब इसको हो सकता है हम में से किसी ने कभी गौर से देखा तो गौर ना किया हो, अब नहीं किया हो तो अब ज़रा गौर कीजिएगा अपने आसपास, क्योंकि सुना है कराची को 1100 अरब का पैकेज मिला है। तो जो बारिशों में टूटी फूटी सड़कें हैं ये तेज़ी से बनेंगी, सुना तो है, अब अल्लाह करे बन जाए। तो अगर कहीं आपके करबो जवाहिर में सड़क बन रही होती है तो अमूमन सड़क बनाते वक्त पहले वो छोटे छोटे पत्थर बिछाते हैं, रोलर से ये लेवल करते हैं और फिर उसके ऊपर काला काला डामर, जिसको कोलतार कहते हैं, वो फेंकते हैं ताकि वो पत्थर चिपके भी रहें और इंटैक्ट हो जाएं। तो वो जो डामर है अमूमन पाकिस्तानियों का तरीका यही है, क्या करें कि वो डामर सॉलिड हालत में, जैसे ये तार की हालत में लाते हैं और ये तार जो है पत्थर काला सा होता है सॉफ्ट किस्म का, और इसे वहाँ जहाँ सड़क बन रही होती है वहाँ करीबी कहीं बड़ी सी ट्रे में डालकर उसके नीचे आग लगाते हैं तो वो पिघल कर डामर बन जाता है या कोल तार बन जाता है। तो आपकी किस्मत अगर ऐसा कभी गुजर हो तो आप देख सकते हैं। बहरहाल ये काम इसलिए मैंने कहा खतरनाक है, अल्लाह जाने ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि वहीं शुरू हो जाते हैं, बना के ले आए तो भी चलता है, लेकिन उसकी वजह है कि जब ये डामर पिघलता है बहुत ही काला धुआं निकलता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, और जो लोग भी वहाँ आसपास हों उनके लिए भी अच्छा नहीं होता। बहरहाल एसफाल्ट इसी तरह का एक सॉलिड मिक्सचर है ये भी, लेकिन जाहिर सी बात है ये कहीं भी मेरा नहीं ख्याल कि आपने ऐसा देखा है, इसकी अपीयरेंस भी इसी की तरह। तो ये तीनों की तीनों सॉलिड है। अब आते हैं असल बात की तरफ। डाटा तो मैंने आपसे शेयर कर लिया और जैसा कि मैंने कहा, मैंने क्या कहा, माशाल्लाह आप भी समझदार हैं। 30 साल का पर्चा चार्ट उठा लीजिएगा जो इस किताब से बने हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक या दो दफ़ा कोई आपको ऐसी चीज़ ब्लैंक की सूरत में मिल जाएगी जिसका ताल्लुक इस चार्ट से होगा। सिर्फ एक या दो दफ़ा, एक या दो नंबर। सो इट्स अ वेरी रेयर थिंग जो इम्तिहान में पूछी गई है। ये पूरा टॉपिक सिर्फ इसलिए देखिए तीसरा लेक्चर चल रहा है ताकि कोई ये ना कहे कि सर ने छोड़ दिया था, वरना आपस की बात है, मुझे तो अब सही तरह से याद भी नहीं है आखिरी दफ़ा इसमें से इम्तिहान में कब क्या पूछा गया था। सो मैं इसे सिर्फ इस सेंस में कवर करवा रहा हूँ कि बहरहाल ब्लैंक्स जो हैं वो इसमें से आ सकते हैं, और अगर हमारे पेपर में नहीं तो आगे एनटीएस जैसी जो तैयारी आप करते हैं उसमें
तो हर चीज़ पूछी जा सकती है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। और फिर ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है बहरहाल। तो 9th क्लास में ये चार्ट पूछा जाता था, अगर हम में से किसी को याद आ जाए। उसमें बड़ा मशहूर सवाल था 5 नंबर का ऑर्गेनिक में, कि आप पहली 5 फ्रैक्शंस पेट्रोलियम की बता दें, उसमें आप उनकी टेम्परेचर रेंज, कार्बन एटम्स की तादाद और उन फ्रैक्शंस के नाम और यूजेस ये लिखते थे। इसी तरह चार्ट बनाकर फर्स्ट 5 हमने तो खैर मेरे ख्याल में कोई 7 या 8 लिख दिए। तो अब इसमें अगर आप एक नज़र देखेंगे फॉर एमसीक्यूज, तो सेकंड और थर्ड कॉलम पे तवज्जो ज़्यादा रखेंगे, टेम्परेचर को बिल्कुल भी मत देखें बेशक। और वो है फ्रैक्शन का नाम और उसमें कितने कार्बन होते हैं। अब ईमानदारी से ज़रा सोचिए कि मैंने तो खैर हर एक के बारे में कोशिश की कि जितना जितना मैं समझा सकता था समझा दूं, लेकिन दिल पे हाथ रख के सोचिए, इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ख्याल में डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही हैं, हर इंसान इसे इस्तेमाल करता है, और कौन सी ऐसी हैं ये क्या है। तो आपको खुद एहसास होगा कि ये टॉप वाली ही असल में ज़्यादा अहम थी। नेचुरल गैस द टॉप वन, वो तो कौन नहीं जानता सीएनजी को या नेचुरल गैस को। घर के चूल्हों में सुई गैस आती है, वो नेचुरल गैस कहलाती है। गाड़ी के अंदर जिसने गैसकेट लगाई हुई है वो सीएनजी इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद पेट्रोल, नोबडी कैन डिनाई इट्स इंपॉर्टेंस। इवन मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, मैंने ऑयल खा है, और ये फ्यूल ऑयल इसी में शामिल है, वो इंजन ऑयल। अब मुझे नहीं पता, गाड़ी तो चलानी मेरे ख्याल में आप में से अक्सर को आती होगी, लेकिन गाड़ी मेंटेन करने में कितने बच्चे एक्टिव हैं ये नहीं पता। तो गाड़ी की मेंटेनेंस में छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं, जो जिनके हाथ में फुल गाड़ी दी हुई हो घर वालों ने, कि वो उसकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखें। तो उसमें एक होता है ना, वो कहते हैं तेल पानी चेक करते रहा करो। तो वो तेल पानी से मुराद ये होती है कि अगर गाड़ी नहीं है तो फिर तो कोई ख़ास मसला नहीं होता, लेकिन अगर पुरानी गाड़ी है तो हमें उसके रेडिएटर में वक्तन फ़वक्तन पानी चेक करना होता है, उसकी बैटरी का भी पानी चेक करना होता है, और उसके इंजन का ऑयल चेक करना होता है। और ये काम खुद नहीं कर सकते, तो भाई किसी मैकेनिक के पास जाना होता है। तो ये जो इंजन का ऑयल है ये बड़ा सेंसिटिव चीज़ होती है। अगर अल्लाह ना करे आपके इंजन का ऑयल लीक हो जाए गाड़ी में से, या ख़त्म हो जाए और आपको पता ना चले, तो इंजन सीज हो जाता है, लंबा खर्चा हो जाता है। ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। लेकिन अहम बात क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पेट्रोल चाहे गाड़ी नई है पुरानी है कुछ भी है, कम से कम 3 से 4 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चले, उसके बाद हमें उसमें 3 से 4 लीटर इंजन ऑयल की ज़रूरत होती है। 3 से 4 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलने का मतलब है रफली स्पीकिंग 200 से 300 लीटर पेट्रोल फूकने के बाद आपको 3 लीटर इंजन ऑयल चाहिए। इसका मतलब है इंजन ऑयल की डिमांड पेट्रोल की डिमांड से 100 गुना कम है। 3 लीटर इंजन ऑयल तो 300 लीटर पेट्रोल उस वक्त तक आप इस्तेमाल कर चुके हैं। दुनिया में जितनी गाड़ियां चल रही हैं ऑलमोस्ट सब में ये फिगर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा, इंजन ऑयल उसके मुकाबले में कम इस्तेमाल हो रहा होगा। और क्या ख्याल है उसके नीचे जिन चीज़ों के लिए मुझे इतनी गला फाड़ना पड़ा, तार, डामर, वैक्स, और ये वैक्स कहाँ इस्तेमाल होता होगा? तो होता है, इसका भी इस्तेमाल है, लेकिन इंतहाई कम। मैं कम से कम पेट्रोल तो खैर दूर की बात है, मैं इंजन ऑयल से भी इसका कंपैरिजन नहीं करा सकता। इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है? अब सोचिए आप ऑनर हैं एक, फर्ज कर लें, और आपके अपने तेल के कुएं हैं, शेख हैं आप। तो आपके तेल के कुओं से आपने पेट्रोलियम निकाला, गाढ़ा सा काला काला सब निकल आया। अब आपने उसे रिफाइनरी में भेजा, आपके उस पेट्रोलियम के इन्होंने ये सारे टुकड़े कर दिए। तकरीबन 20% गैसोलीन होता है उस पेट्रोलियम में जो आप ज़मीन से निकालते हैं, और बाकी के 80% ये सब होते हैं। इसमें से भी चलो 20% केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल और नेचुरल गैस निकाल दें, जो फिर भी ज़्यादा फ़ायदे के हैं। लेकिन तकरीबन 60 to 50% वो चीज़ें हैं जो इतनी ख़ास कमर्शियली अहम नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि हर ऑयल रिफाइनरी वाले के पास पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस, इनकी तो ऑर्डर पहले से बुक होते हैं। इधर आपने रिफाइन करके ये चीज़ें निकाली, इधर ये बिक भी गई। लेकिन ये जो बाकी का 50% माल मसाला है, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत बिक गया सो बिक गया, लेकिन निकलेगा तो हर दफा ना, रखूंगा ये ना, ये बात इसे हजारों बैरल पेट्रोल निकल रहा है, तो हजारों बैरल ये चीजें भी तो बन रही हैं। ये रोजाना कहाँ फेंकेंगे? कौन सी कचरा कुंडी में जाके फेंक देंगे? कौन से गोदामों में स्टोर करेंगे? उनका दर्द सर हो जाता है। ये जितनी दफा पेट्रोल निकालेंगे साथ में ये भी निकलेगा, थोड़ा बहुत बिकेगा, बाकी ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो कहाँ स्टोर करते फिर? पाकिस्तानी तो चलो शायद इधर फेंक देते होंगे,
बाहर के मुल्कों में तो ऐसा कचरा भी नहीं फेंक सकते, तो ये तो बड़ा सीरियस इशू है। अच्छा, इसका मतलब है पहला सीरियस इशू ये हो गया कि हर दफ़ा पेट्रोलियम के साथ तकरीबन 50% हमें ऐसी चीज़ों के मिक्सचर्स भी मिलते हैं जो इतने ज़्यादा कमर्शियली इम्पोर्टेड नहीं है, और 50% जो पेट्रोल और बाकी चीज़ें मिली वो इतनी है कि वो कम पड़ती हैं। आप अक्सर सुनते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्यों? कीमत क्यों बढ़ेगी? ज़रूरत ज़्यादा है, मिल कम रहा है। तो आप कहें, उनको कहें भाई इनको तेल जो निकालते हैं उनको बोलो ज़्यादा निकाला करें। वो कहते हैं अगर हम ज़्यादा निकालेंगे तो ये कचरा भी तो ज़्यादा निकलेगा, इसको भी तो खरीदो फिर। तो अब इसका क्या इलाज किया जाए? यानी मुख्तसर बात ये है कि ये पहला मरहला तो मैंने करा दिया आपको, इससे मुझे पेट्रोल भी मिल गया, लेकिन इस पेट्रोल में मुझे 2 मसाइल हैं। मैं पेट्रोल को बेस बनाकर कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ये बात सबके लिए, केरोसिन ऑयल के लिए भी है और नेचुरल गैस के लिए, इनके साथ 2 मसाइल हैं। पहली बात, पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की डिमांड है, जो फ्यूल की डिमांड है, वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती। कि पेट्रोलियम से सिर्फ 20% पेट्रोल मिलता है, 20% पेट्रोल से मैं दुनिया की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा पेट्रोल कैसे हासिल करूँ। क्वांटिटी इज़ अ इशू फॉर मी। तो एक तो मुझे कुछ सोचना है कि ये जो पेट्रोल सिर्फ रिफाइनिंग करके आपने मुझे दे दिया है, इट्स नॉट इनफ फॉर माई नीड। इसकी क्वांटिटी किसी तरह बढ़ाऊँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो 20% मिल भी रहा है ना, ये फ़िलहाल क्वालिटी के एतबार से इस काबिल नहीं है कि आप ये सोचें कि यहाँ से रिफाइनरी से निकला है तो अब इसको गाड़ी में डालो और गाड़ी चलाना शुरू कर दो। नो, इसका मतलब है अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। फर्स्ट पेट्रोलियम पहला मरहला हुआ है। हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उसमें से कुछ वैल्यूएबल फ्रैक्शंस को अलग कर दिया है, कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल है, कुछ कम वैल्यूएबल है, लेकिन हैं। अब उसमें जो सबसे मेन चीज़ है पेट्रोल, उस पर हमें 2 इश्यूज हो गए। ना हम उसकी क्वांटिटी से मुतमईन हैं, ना हम उसकी क्वालिटी से मुतमईन हैं। हम चाहते हैं अब कुछ ऐसा किया जाए कि पेट्रोल क्वालिटी के लिहाज से भी बेहतर हो जाए और क्वांटिटी के लिहाज से भी बेहतर हो जाए। किसी तरह हम इसका अमाउंट भी बढ़ाने में कामयाब हो जाएँ और जो बने वो इस काबिल हो कि उसे अच्छे तरीके से गाड़ियों के इंजन और दूसरे इंजन में इस्तेमाल किया जा सके। सो द नेक्स्ट स्टेप आर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। हम जो प्रोसेस करते हैं वो कहलाएगा रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये पहला काम अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और दूसरा काम टू इम्प्रूव क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, हम करते हैं क्रैकिंग। तो ये हमारे नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं। और अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो कुछ अब तक किया था, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की जो बातें अब तक की थी कंपैरेटिवली, इनमें से इक्का दुक्का दफा कोई एमसीक्यू आ गया तो आ गया, इनमें से कुछ नहीं आता। और अब ये जो रिफॉर्मिंग और क्रैकिंग पर हम बात कर रहे हैं, ये रेगुलरली इम्तिहान में आते हैं, ठीक है ना, इनकी चीजें रेगुलरली इम्तिहान में आती हैं। हाउ वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल बाय रिफॉर्मिंग, ये होता क्या है? तो इसके लिए जरूरी है पहले तो ये पता चले पेट्रोलियम की क्वालिटी में आपको शिकायत क्या थी। यानी जो पेट्रोल आपने रिफाइनिंग करके निकाला, 20% ही निकाला बेशक, तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या है, तभी समझ में आएगा कि वो प्रॉब्लम दूर कैसे हुई। और क्वांटिटी के लिए बड़ी शानदार हरकत की हमने एक तीर से 2 शिकार किए। अभी मैंने आपसे कहा कि कोई 50% के करीब ऐसी चीज़ें भी पेट्रोलियम से हमें मिलती हैं जिनका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है, ख़ासतौर पे जो नीचे वाली फ्रैक्शंस हैं, जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद जो है वो समझें 18 से ज़्यादा होती है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इतनी नहीं होती। तो हमने क्या तरीका सोचा? हमने ये सोचा कि ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन्स जो पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं, जिनमें 18 या उससे ज़्यादा कार्बन होते हैं, अगर हम उसे किसी तरह पेट्रोल में कन्वर्ट कर दें, यानी उनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ें और उनमें एटम्स की तादाद 10 से कम कर दें, तो 10 से कम वाले तो पेट्रोल हो जाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? वो बेकार चीज़ें पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएंगी, पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और उन बेकार चीज़ों का भी एक इस्तेमाल आ जाएगा। कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल आ गया। तो क्रैकिंग में हम ऐसा ही करेंगे। तो अब ये दोनों चीज़ें हम अलहदा-अलहदा इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो हमारा टेस्ट हमने आपको पहले भी बता दिया था, फिर याद दिला रहे हैं कि ट्यूसडे के दिन है, एंड दिस इज अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
और ये पूरे नॉमेनक्लेचर से होगा, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी। ज़्यादा फोकस आप कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद वालों पर ही करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड तक हमने लास्ट टेस्ट में ले लिया था, तो एस्टर, अमाइंस और फिर वो जो छोटे-छोटे जिनके सिर्फ हमने नाम बताए थे और साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये ज़्यादा बड़ा फोकस होगा, लेकिन पीछे की कोई भी चीज़ हम पूछ सकते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला ऑन ट्यूसडे। थैंक यू। ये 2-3 स्लाइड्स थी, ये मैं अभी शेयर कर लेता हूँ आपसे।